जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। प्लांट न्यूट्रिएंट के अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाइट्रोजन पढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जो न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन पूरा होने के बाद हम एक एक न्यूट्रिएंट को अलग अलग पढ़ने वाले हैं, और उस कड़ी के अंदर सबसे पहले हम किसको उठा रहे हैं? नाइट्रोजन को। आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन महत्वपूर्ण आपका पोषक तत्व है। पौधे के ड्राई मैटर का 1.5% ये कवर करता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर सबसे ज्यादा आवश्यकता इसी की है, ठीक है। अगर मैं पौधे के अंदर नाइट्रोजन जब पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर का कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो आपको सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें उस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। हमें नाइट्रोजन के अंदर सबसे पहले इसकी उपलब्ध अवस्था पढ़नी है, उसके बाद हमें पढ़ना है इसका सोर्स कौन सा है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, कार्य से तो क्वेश्चन आता ही है, और कमी के लक्षण से। यानी ऐसे जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं वो सब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और सभी पॉइंट से किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चाहे वो आपको कोई भी एग्जाम है, जेट के अंदर भी यहाँ सभी से एक एक, कभी कार्य पूछ लेता है, कभी स्रोत पूछ लेता है, कभी अवेलेबल फॉर्म पूछ लेता है, और कमी के लक्षण तो आप सभी को पता ही है, आपके डिसऑर्डर से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अवेलेबल फॉर्म नाइट्रोजन की पढ़ने वाले हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अवेलेबल फॉर्म या उपलब्ध अवस्था। अच्छा, अगर मैं बात करूं जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उन सभी की जो उपलब्ध अवस्था है वो क्या होती है? अकार्बनिक होती है। अकार्बनिक आयन होते हैं। ये क्या होते हैं? अकार्बनिक आयन, ठीक है। आयन का मतलब या तो कैटायन होंगे या क्या होंगे? एनायन। यानी या तो धनायन होंगे, हिंदी में अगर मैं कहूं, या तो धनायन होंगे या क्या होंगे? ऋणायन होंगे। या तो धनायन या प्रिय विद्यार्थियों ऋणायन, ठीक है। इन दोनों में से जितने भी पोषक तत्व है वो कोई या तो धनायन में मिल रहे हैं या एनायन में मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए के पॉजिटिव पोटेशियम आपका धनायन में मिलता है। H2PO4 ये क्या है? फास्फोरस की उपलब्ध अवस्था है। H2PO4 नेगेटिव ये ऋणायन में मिलती है। यानी जितने भी पोषक तत्व है वो आयन के रूप में पौधा ग्रहण करता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन, यानी धनायन और एनायन। या तो वो कैटायन में लेंगे या एनायन में लेंगे सभी पोषक तत्वों को। लेकिन जो आपका ये नाइट्रोजन है ना, ये इसके अंदर अपवाद है, और यहाँ से प्रश्न आता है अपवाद क्या है? ये नाइट्रोजन जो है ना वो ऐसा पोषक तत्व है जो पौधे कैटायन के रूप में भी लेते हैं और एनायन के रूप में भी लेते हैं। नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसे पौधे एनायन के रूप में भी लेते हैं, यानी आपके ऋणात्मक रूप में भी लेते हैं। एनायन का मतलब ऋणात्मक रूप में भी लेंगे, और इसको धनात्मक रूप में भी लेते हैं, यानी कैटायन के रूप में भी लेते हैं। अगर मैं एनायन में बात करूं तो पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? NO3 के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? NO3 के रूप में लेते हैं। NO3 का मतलब है नाइट्रेट। NO3 का मतलब क्या है? नाइट्रेट। ये ध्यान में रखना है प्रिय विद्यार्थियों, दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका NO2। ये क्या होता है? NO2। NO2 को मैं बोलता हूं नाइट्राइट। क्या बोलता हूं? नाइट्राइट। ये जो NO2 होता है ना, ये मृदा में स्थायी नहीं होता, यानी मृदा के अंदर ये क्या होता है? स्टेबल नहीं होता, ये ज्यादा समय तक रुक नहीं पाता। तो इसीलिए पौधे क्या करते हैं? NO3 के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं। और NO3 का मतलब क्या है? नाइट्रेट। ये दोनों के अंदर थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका I है नाइट्राइट, यहाँ पर आपका A है नाइट्रेट, ठीक है। पहले आपको ये पता होना चाहिए उपलब्ध अवस्था होती क्या है। उपलब्ध अवस्था का मतलब क्या है? जिस प्रकार हम हम अनाज खा रहे हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट खानी है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम गेहूं खा रहे हैं। कि हम गेहूं को क्या करते हैं? गेहूं का आटा बनाते हैं, आटा बनाने के बाद रोटी बनाते हैं, उसके बाद गेहूं खा रहे हैं। यानी हम एक गेहूं को एक विशेष रूप में ग्रहण कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कणक का दाना पड़ेगा फाका मारने लग गया, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। उससे तुम्हारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें मान लो चावल खाने हैं तो चावल खाने का हमारा एक अलग तरीका है, ठीक है। तो ये जो हम एक उसकी एक अवस्था बना रहे हैं खाने की, इसी प्रकार पौधा क्या करता है? जितने भी पोषक तत्व है ना, इन सभी को एक निश्चित अवस्था में ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि उस अवस्था मिट्टी में वो रुक सकती है, या वो अवस्था पौधे की जड़ों में जा सकती है। ये जो अवस्थाएं होती है ये पौधे के अवशोषण के लिए अनुकूल होती है। पौधा अवशोषण कैसे करता है? पौधा जो अवशोषण है ना वो मुख्यतः दो तरीके से करता है। एक तो वो करता है
तो आपके सोइल सॉल्यूशन के थ्रू क्या होगा, नाइट्रोजन या कोई भी पोषक तत्व पानी में घुलेगा और पौधा क्या करेगा, पानी का अवशोषण करेगा। और दूसरा होता है रूट इंटरसेप्शन। रूट इंटरसेप्शन का मतलब है वो सीधा किससे ले रहा है, आपके जड़ों से ले रहा है, ठीक है। तो रूट इंटरसेप्शन से पौधा बहुत ही कम पानी को लेता है। पौधा मुख्यतः किससे लेता है, आपके वाटर सॉल्यूशन से। तो पौधा एक निश्चित अवस्था के अंदर उसको लेगा। ऐसा नहीं है कि आप जैसे नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन तो मृदा के अंदर 78-78% है, लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं, हम फिर भी क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन लगातार डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं, मृदा के अंदर नाइट्रोजन कितनी है, मृदा वायु में 78% है, लेकिन वो जो नाइट्रोजन है ना वो पौधा ले नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो किस फॉर्म में है, N2 की फॉर्म में है, और पौधा किस रूप में लेगा, NO3 के फॉर्म में लेगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि सर नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, नाइट्रोजन है स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, N2 का NO3 में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। कहते हैं ना कि ये जो बैक्टीरिया है, जो आपकी लेग्यूम क्रॉप है, दलहनी फसलें हैं, इनकी जो गांठें हैं उनके अंदर, इनकी जो जड़ें हैं, जड़ों में गांठें होती हैं, उन गांठों में राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या इसका मतलब क्या है, वो नाइट्रोजन बनाता थोड़ी है, वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को NO2 से क्या बना रहा है, NO3 कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन को उसके साथ जोड़ रहा है, उसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाइट्रोजन किस में बदल रही है, N से NO3 में बदल रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये काम कौन करता है, राइजोबियम करता है। इसे अपने बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। अब नाइट्रोजन तो हमारे पास है, लेकिन पौधा उसको एक निश्चित अवस्था में ग्रहण करेगा। ये हर एक पोषक तत्व में आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि हमारी मिट्टी के अंदर पोषक तत्व पहले से बहुत हैं, लेकिन उसमें समस्या ये है कि उसको पौधा एक निश्चित आकार और निश्चित रूप में ही ग्रहण कर पाता है। ये एक समस्या है। ऐसा नहीं है कि पौधा हर एक रूप में उसको ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन की उपलब्ध अवस्था है ना, वो कौन सी है, NO3। नाइट्रोजन की उपलब्ध अवस्था कौन सी है, NO3, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अच्छा एक NO3 अवस्था है जिसे मैं क्या बोलता हूं, नाइट्रेट NO3। दूसरी जो इसकी उपलब्ध अवस्था है वो होती है NH4। कौन सी होती है प्रिय विद्यार्थियों, NH4 यानी अमोनियम। दूसरी कौन सी होती है, अमोनियम। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है, यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब ये जो अमोनियम है ना, ये दो होते हैं, एक तो होता है NH3 और एक होता है NH4। NH3 का मतलब है अमोनिया, NH3 का मतलब क्या है, अमोनिया, और NH4 का मतलब होता है अमोनियम। NH4 का मतलब क्या होता है, अमोनियम। तो पौधा है ना वो NH4 के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, और NH4 कैसा है, सिंगल पॉजिटिव, इसके ऊपर साइन लगा है, ठीक है। तो आपका एक नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको पौधा दोनों रूप में ग्रहण करता है, एनायन और कैटायन, दोनों रूप में पौधा इसको ग्रहण करेगा। एक रूप में नहीं, हालांकि करेगा, एक या तो एनायन करेगा या कैटायन करेगा, लेकिन दोनों में कर सकता है। और बाकी जितने भी पोषक तत्व है ना, उनकी दो अवस्था है ही नहीं, वो सारे एक में ही है। क्लोरीन है तो वो नेगेटिव है, Cl- है। इस तरह से जब आप पोषक तत्व अपने एक एक पढ़ेंगे तो अपने देखेंगे भी पोषक तत्वों की जो उपलब्ध अवस्था है वो क्या है। अब मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, उपलब्ध अवस्था का मतलब है कि पौधा एक ऐसा आकार या एक निश्चित अवस्था के अंदर, निश्चित स्टेज के अंदर क्या करेगा, किसी भी पोषक तत्व का अवशोषण करेगा। उसे मैं क्या कहता हूं, उपलब्ध अवस्था कहता हूं, ठीक है। और नाइट्रोजन की दो उपलब्ध अवस्था है, एक आपके एनायन और एक कैटायन, यानी एक NO3 और एक NH4, ठीक है। अब आपके ध्यान में रखना है कि पौधा जो है वो किसी भी न्यूट्रिएंट को उपलब्ध अवस्था में ग्रहण करता है। ये हमारे लिए एक समस्या भी है। क्यों, क्योंकि हम जब नाइट्रोजन देंगे ना तो उसकी पीएच सही होनी चाहिए। पीएच कम ज्यादा होगी तो उसका इंपैक्ट आएगा, वो सभी देखेंगे कि पीएच का उपलब्ध अवस्था पर क्या इंपैक्ट है, वो सभी हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। अब उपलब्ध अवस्था के अंदर हमें इतना पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, हमें इसके अंदर कुछ चीजें और पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें ये पढ़ना पड़ेगा ना, दिख रहा है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि ये जो एनायन है ना, ये किस अवस्था में ग्रहण करता है और कैटायन किस अवस्था में ग्रहण करता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं NO3 को। प्रिय विद्यार्थियों से ध्यान से सुनना, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्चुअल और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं NO3 की बात कर रहा हूं, ठीक है। पूरा नाम मैंने इसका पहले लिख दिया, अब अपने से NO3 लिख रहा हूं मैं। अगर मैं NO3 की बात करूं तो NO3 जो है ना, अब NO3 के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। NO3 सबसे पहले तो सामान्य भूमियों के अंदर पौधा ग्रहण करेगा। दो तरह की भूमियां हो सकती है, एक भूमि कैसी होगी, जल भराव वाली, एक भूमि कैसी होगी, जल भराव वाली। इसको मैं अच्छा यहीं पे कर लेते हैं। एक भूमि कैसी होगी, जल भराव वाली। थोड़ा इसको नीचे करते हैं। NO3 किस भूमियों में लेगा, सामान्य भूमियों में, ठीक है। सामान्य भूमियों का मतलब है
कि जहां पर अपने ना तो पानी बहुत कम है और ना पानी बहुत ही अधिक है, ठीक है। एक भूमि होगी जल भराव, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। जहां पर पानी भरा हुआ है ना, जल भराव वाली अवस्था में क्या होगा, पहले मेरी बात को आप ध्यान से सुनो, कंसेप्ट को समझो। मैंने आपको कहा कि सोइल पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा है, आप कहोगे सर नेगेटिव चार्ज, पहले पढ़ के आए हैं। अब ये सबसे पहले किसको पकड़ेगा, आप कहोगे NH4 को। किसको पकड़ेगा, NH4 को। अच्छा, NH4 के ऊपर क्या लगा होगा, NH4 के ऊपर होगा NO3। अब जब भी पौधा क्या करेगा, आपने मिट्टी में पानी दिया, आपने क्या दिया, मिट्टी में पानी। अब पानी के अंदर नाइट्रोजन घुलेगा और पौधा उसका अवशोषण करेगा। सबसे पहले पानी में क्या घुलेगा, NO3। क्या घुलेगा, NO3, क्योंकि सोइल पार्टिकल के साथ ज्यादा टाइट कौन है, NH4 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और NO3 क्या है, नेगेटिव, तो ये लूजली बाउंड है। तो सबसे पहले पानी में NO3 घुला। आपने कहा बिल्कुल सर। अब जैसे ही NO3 पानी में घुलेगा ना, तो उससे क्या होगा, NO3 पानी में घुलने से क्या होगा, पौधा उसका अवशोषण कर लेगा। तो ये अगर सामान्य भूमि है तो ठीक है, लेकिन अगर पानी भरा हुआ है ना, तो पानी में के अंदर सबसे पहले पौधे के अवशोषण करने से पहले जिन भूमियों के अंदर पानी भरा होता है ना, उन भूमियों के अंदर पहले पानी की लीचिंग हो जाती है। लीचिंग का मतलब क्या है, पानी क्या करेगा, अपने साथ पोषक तत्वों को घोल के क्या करेगा, रूट का जो जोन है उससे नीचे चला जाएगा, जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं। और जब जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाएंगे ना, तो सबसे पहले नीचे कौन जाएगा, NO3। जल भराव वाली भूमियों में क्या होगा, NO3 की क्या हो जाती है, लीचिंग हो जाएगी। और NO3 की लीचिंग होने से अब पीछे ऑप्शन क्या बचा हुआ है पौधे के पास, पौधे को क्या लेना पड़ेगा, NH4। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जिन भूमियों के अंदर, सामान्य भूमियों में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है, आप कहोगे सामान्य भूमियों में नाइट्रोजन NO3 के रूप में ग्रहण की जाती है। लेकिन आपकी जो जल भराव वाली जो भूमि है ना, उसके अंदर जो आपकी नाइट्रोजन है वो किस रूप में ग्रहण करेंगे, जल भराव वाली भूमियों के अंदर नाइट्रोजन आपकी कैटायन के रूप में उपयोग की जाएगी। वाटर लॉक्ड जो सोइल है, वाटर लॉक्ड सोइल के अंदर जो आपकी नाइट्रोजन है वो किस रूप में ग्रहण करेंगे, अपने NH4 या अमोनियम के रूप में। अब क्वेश्चन आता है कि धान के अंदर नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है, तो धान किसके अंदर आता है, आपके जल भराव के अंदर। तो धान के अंदर जो आपकी या राइस का या जो पेडी का खेत है, वहां पर आपकी नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है, आपके अमोनियम के रूप में, क्योंकि वहां पर क्या भरा हुआ है, पानी। इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि नाइट्रोजन निम्न में से किस अवस्था में ज्यादा ग्रहण की जाती है, तो ज्यादा के अंदर NO3, क्योंकि NO सभी भूमियों के अंदर या सभी फसलों के अंदर पानी नहीं भरा होता, एक दो फसलें ही हैं, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन आता है कि अब धान के अंदर क्या है कि जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित है, सीधी सी बात सुनो, जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइज जोन। जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित है उसे क्या बोलते हैं, अपने ऑक्सीडाइज जोन। और जहां पर पानी चला गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, उसे अपने क्या बोलेंगे, रिड्यूस जोन। तो जहां पर जल भराव वाली कंडीशन है, वहां पर कौन सा जोन होगा, रिड्यूस जोन। तो रिड्यूस जोन के अंदर नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं पौधे, रिड्यूस जोन का मतलब क्या है, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम होना। ऑक्सीजन बाहर निकल गई, पानी भर गया, यानी जल भराव हो गया, तो रिड्यूस जोन के अंदर नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाएगी, कैटायन के रूप में, यानी अमोनियम के रूप में। लेकिन आपका जो ऑक्सीडाइज जोन है, ऑक्सीडाइज जोन का मतलब है जहां पर पानी, ऑक्सीडाइज जोन, ऑक्सीडाइज जोन का मतलब क्या है, जहां पर पानी भरा, जहां पर पानी नहीं है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है वहां पर किस रूप में लेंगे, सामान्य भूमियों में या ऑक्सीडाइज जोन में कैसी होगी, आपकी NO3 के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण की जाती है। ये नाइट्रोजन की उपलब्ध अवस्था होगी प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। उपलब्ध अवस्था से रिगार्डिंग हमने इतने पॉइंट पढ़ लिए। उसके बाद आगे हम चलते हैं, उपलब्ध अवस्था के बाद आते हैं नाइट्रोजन के सोर्स। जितने भी आपके न्यूट्रिएंट है, सबसे पहले 17 न्यूट्रिएंट में से 3 निकाल दो, CH और O, ठीक है। ये CHO कहां से मिलते हैं, हवा से और पानी से, यानी वायु और पानी से मिलते हैं, इनको निकाल दो। उसके बाद कितने बच गए, 14। ये 14 आपके क्या होते हैं, मिनरलिक न्यूट्रिएंट। ये मैंने आपको न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था, मिनरलिक न्यूट्रिएंट यानी खनिजीय पोषक तत्व, इन्हें अपने क्या बोलते हैं, खनिजीय पोषक तत्व, ठीक है। लेकिन 14 के 14 जो पोषक तत्व है, उन 14 में से 13 जो पोषक तत्व है वो खनिज से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, खनिजों से। खनिजों में कहां से आए, आपको सर खनिजों के अंदर आए चट्टानों से, क्योंकि मृदा किससे बनती है, चट्टानों के अपक्षय से बनती है। लेकिन
यहाँ पर मैंने एक आपको कार्बनिक पदार्थ पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर एक ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन हमें खनिज से नहीं मिलती। नाइट्रोजन का जो सोर्स है ना वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, कार्बनिक पदार्थ। तो हमें जो नाइट्रोजन है ना उसका सोर्स क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अब अगर आपको ध्यान में रखना है कि सर कार्बनिक पदार्थ से कैसे मिलती है, अब आप इसको थोड़ा सा समझो, अपने थोड़ा सा इसको डिटेल में और कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कार्बनिक पदार्थ की बात करूं तो आप सभी को पता है कि पौधे के अंदर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। पौधे में 20 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल का मतलब है NH2। अब ये जो अमीनो अम्ल है ना ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन। आप सभी को पता है कि अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। अब ये जो कार्बनिक पदार्थ है इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगा। इसके अंदर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ना इस प्रोटीन से बनेगा अमीनो अम्ल। क्या बनेगा, अमीनो अम्ल। और ये जो अमीनो अम्ल है ना इस अमीनो अम्ल से क्या बनेगी, अमोनियम। इस अमीनो अम्ल से क्या बनेगी उसके बाद, अमोनियम। इस अमीनो अम्ल से बनेगी अमोनियम। इस अमीनो अम्ल से क्या बनेंगे प्रिय विद्यार्थियों, अमोनियम। और ये जो अमोनियम है ना, अमोनियम का मतलब क्या हो गया, NH4। ये अमोनियम किस में बदलेगी, ये अमोनियम बदलेगी NO3 के अंदर, और NO3 यानी नाइट्रेट में। इस प्रकार पौधे को कार्बनिक पदार्थ से क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है। सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ था, कार्बनिक पदार्थ से क्या बना, अमीनो अम्ल बना। कार्बनिक पदार्थ का जब अपघटन होगा, कार्बनिक पदार्थ का क्या होगा, अपघटन होगा। अपघटन किसके द्वारा होगा, माइक्रोब्स के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होगा। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ के ऊपर अटैक करते हैं और कार्बनिक पदार्थ से CN रेशियो बाहर निकालते हैं। CN रेशियो का क्या इंपैक्ट है, कैसे ये अटैक करते हैं, ये जब मैं आपको कार्बनिक पदार्थ पढ़ाऊंगा तब आपको आधे या 1 घंटे की क्लास के अंदर अलग से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात बैठने वाली नहीं है। कार्बनिक पदार्थ की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बनिक पदार्थ का अपघटन कैसे होता है, मोबिलाइजेशन क्या होता है, मिनरलाइजेशन क्या होता है, CN रेशियो क्या होता है, या CN रेशियो का इंपैक्ट क्या होता है, या नाइट्रोजन किस प्रकार अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये मैं आपको ऑर्गेनिक मैटर की क्लास में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट के अंदर सोर्स बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से क्या बनेगा, प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या बनेगा, अमीनो अम्ल। ये तो प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनने की प्रक्रिया है, इसे बोलते हैं अमीनोनाइजेशन। अमीनोनाइजेशन इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, हिंदी वाले इसको अमीनोनाइजेशन हिंदी में लिख लेना, अमीनोनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे, अमीनोनाइजेशन। अब प्रोटीन से क्या बनेगा आपके, अमीनो अम्ल से क्या बनेगा, अमोनियम बनेगा। इस अमोनियम को मैं बोलता हूं अमोनिफिकेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। यहाँ से बहुत सारे सूक्ष्म जीव यहाँ पर काम करते हैं, सुडोमोनास वगैरह। जब मैं आपको ऑर्गेनिक मैटर पढ़ाऊंगा तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और अमीनो अम्ल से NO3 बनना क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण। क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण। मैं इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपको नाइट्रिफिकेशन बोलता हूं। इस प्रकार हमारे हमने प्रोटीन से क्या निकाल ली, नाइट्रेट निकाल ली, और ये हमारे क्या है, प्रोटीन का या आपके नाइट्रोजन का क्या है, सोर्स है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें नाइट्रोजन की 4 चीजें पढ़नी है। हम शुरुआत में कितनी चीजें लेके चले थे, नाइट्रोजन की 4 चीजें। हम पढ़ रहे थे अवेलेबल फॉर्म, स्रोत, कार्य और कमी के लक्षण। अब अवेलेबल फॉर्म आपको लिखवा के छोड़ भी सकता था, अभी लिख लो। 2 प्रकार की अवेलेबल फॉर्म होती है, NH3 और NH4, आगे चलो। लेकिन यहां से सीधे क्वेश्चन सही होने वाले हैं नहीं, आपको पूरा समझना होगा कि अवेलेबल फॉर्म कौन सी कहां होती है, कौन सी कब होती है। आज की जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल आ रहे हैं, तो कंसेप्ट आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो आज की जो क्लास है इस क्लास को हम थोड़ा छोटा रखेंगे। इसके अंदर हम 2 चीज कवर करेंगे, एक तो अवेलेबल फॉर्म कवर कर ली, दूसरी कौन सी कवर कर ली हमने, इसके स्रोत या सोर्स कवर कर लिए। अगली क्लास के हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के कार्य पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के लक्षण या कमी के लक्षण। तो इस क्लास को अपने यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।